अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी अरसे से अपने यूट्यूब चैनल से गायब रहा। इसकी वजह बुनियादी तौर पर ये थी कि मैं अपनी रिसर्च में काफ़ी मसरूफ़ था और दूसरा कुछ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस भी ऐसी थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। आज मैं एक बड़े ही सीरियस मसले के ऊपर बात करना चाहता हूँ और वो है रिसर्च के हवाले से। देखें, रिसर्च जो है ना, ये बीएस लेवल पर, एमफिल लेवल पर, एमएस लेवल पर और पीएचडी लेवल पर कंडक्ट की जाती है। लेकिन मैं चूँकि स्पेसिफ़िकली आज बीएस के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर जब आपकी रिसर्च की कहते हैं ना प्रिपरेशन होती है, जो फर्दर हायर लेवल पे जब आप जाते हो या हायर स्टडीज़ की तरफ आप जाते हो जिसमें एमफिल आती है या पीएचडी आती है, तो वहाँ पर आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उसकी वजह एक ही है, वो ये कि आप जब बीएस लेवल पर रिसर्च करते हो तो वहाँ पर आपको ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हम टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करें, उसको मुकम्मल कैसे करें, उसकी डेटा कलेक्शन कैसे करें, मेथडोलॉजी कौन सी लें, डेटा एनालिसिस कैसे करें। और इसकी कई वजूहात हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बयान करता जाऊँगा, या इस व्लॉग में या अगले व्लॉग में। और मेरी कोशिश है कि मैं रिसर्च पर भी लेक्चर्स स्टार्ट कर दूं कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है और उसमें हम टॉपिक सिलेक्शन कैसे करते हैं, या रिसर्च मेथड्स क्या होती हैं, या टेक्निक्स क्या हैं, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लिखना चाहिए, साइट करना चाहिए, या उससे रिसर्च क्वेश्चंस को निकालना कैसे है। ये सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता जाऊँगा। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे के हवाले से बात करना चाहता हूँ है बीएस लेवल की रिसर्च। बीएस लेवल पर आपकी एक रिसर्च रिपोर्ट टाइप की एक वो कहते हैं ना डॉक्यूमेंट तैयार होती है, जो कि आपकी अवार्ड ऑफ द डिग्री के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको एरिया चूज़ करना पड़ता है। लेट्स से अगर आपने लिंग्विस्टिक्स ऑप्ट किया है तो आप लिंग्विस्टिक्स की तरफ जाते हैं, या अगर आपने लिटरेचर को ऑप्ट किया है तो आप लिटरेचर की तरफ जाते हैं। दोनों एरियाज़ में प्रोसेस और जो प्रोसीजर है टॉपिक सिलेक्शन का वो समवट सिमिलर है, ठीक है जी। लेकिन उसमें फ़र्क क्या है? जब आप लिटरेचर की तरफ जाते हो तो लिटरेचर में प्योरली मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। लिंग्विस्टिक्स उसके बिल्कुल बरअक्स, ऑन द कॉन्ट्री, उसमें आपको साइंटिफिक स्टडीज़ की तरफ जाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकती है लिंग्विस्टिक्स में भी, मैं इसको रूल आउट नहीं करता, लेकिन मोस्टली लिंग्विस्टिक्स में चूँकि वो साइंटिफिक स्टडी है, वो लिंग्विस्टिक्स पर्सपेक्टिव है, वो ज़रा थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है। उसमें आपकी यू कैन से ये नहीं होता कि आपने एक टेक्स्ट ले लिया और उसको फिर एक लेट्स से एक थ्योरी के साथ रिलेट कर दिया या एक पर्सपेक्टिव के साथ रिलेट कर दिया, वो ऐसे नहीं होता। लिंग्विस्टिक्स में आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ता है कि कौन सा मॉडल अप्लाई करना है, लैंग्वेज कौन सी लेनी है, लेट्स से स्पोकन लैंग्वेज है या स्पोकन टेक्स्ट है या रिटन टेक्स्ट है, फिर उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, कौन से मॉडल के मुताबिक करनी है, प्रैग्मेटिक एनालिसिस करनी है, स्टाइलिस्टिक करनी है, डिस्कोर्स एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आप प्योर लिंग्विस्टिक्स की साइड पे जाते हो जिसमें हमारे पास मॉर्फोलॉजी आती है, सिंटैक्स, जो कि काफ़ी आउटडेटेड अब एरियाज़ हो चुके हैं, उसमें कोई ज़्यादातर रिसर्च लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बेस लिटरेचर की तो स्ट्रांग हो सकती है लेकिन लिंग्विस्टिक्स की बेसिस बड़ी कमज़ोर है। और उसकी भी काफ़ी वजूहात हैं जो कि मैं इस व्लॉग में नहीं बल्कि अगले व्लॉग्स में मैं बताता रहूँगा साथ साथ। पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो है टॉपिक सिलेक्शन। मैं ब्रीफली आपको बयान करता जाऊंगा कि वो कैसे आप करोगे। देखिए, टॉपिक सिलेक्शन का मतलब क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करो वो टॉपिक हो जो कि अनएक्सप्लोर्ड हो। नंबर वन, अनएक्सप्लोर्ड से मुराद ये है कि उस पे पहले कोई काम ना हो चुका हो। अब इस पर्सपेक्टिव को लोग कहते हैं ना, इट इज़ ग्रॉसली मिसकंस्ट्रूड, दैट व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस, दैट द टॉपिक शैल नॉट बी एक्सप्लोर्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो एरिया जिसके ऊपर पहले काम ना हो चुका हो। इससे ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसके ऊपर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो आपको लिटरेचर रिव्यू कहाँ से मिलेगा? ये पॉसिबल नहीं है। टॉपिक्स पे काम तो हो चुका होता है लेकिन आपने एक ऐसा पर्सपेक्टिव लेना है, एक ऐसा एंगल लेना है, एक ऐसा डायमेंशन सेलेक्ट करना है जो कि पहले ना लिया जा चुका हो। नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब एमफिल में रिसर्च की थी तो दैट वाज रिलेटेड टू कोड स्विचिंग। अब कोड स्विचिंग पे डॉक्टोरल थीसिस, एमफिल थीसिस, रिसर्च पेपर्स,
टर्म पेपर्स, आप यू जस्ट नेम इट, आप सिर्फ टाइप करो कोड स्विचिंग गूगल पे, या आपको लाखों हजारों मवाद मिल जाते हैं। क्यों? उस पर काम हो चुका है। लेकिन मैंने उसको रिलेट किया था अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की साइड पे। है तो ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स का एक टॉपिक, लेकिन मैंने उसको रिलेट किया था अप्लाइड लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव में। मैं उसको लेके आ गया था टीचिंग की साइड पे कि दैट हाउ डू वी टीच linguistics and language studies with the help of code switching at functional level। दूसरा 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 काम ये करना है आपने कि जब आप टॉपिक सेलेक्ट करो तो सबसे पहले ये देखें कि आपका टिल्ट किस तरफ है। लेट्स से अगर मैं लिंग्विस्टिक्स की मिसाल दूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इजी वे आउट देखते हैं, तो चलो वो स्टाइलिस्टिक की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल फाइन। या डिस्कोर्स की तरफ चले जाओ, या प्रैग्मेटिक्स की तरफ चले जाओ। लेकिन इनमें से जो कुछ और हमारे जिनको अंदाज़ा नहीं होता स्टूडेंट्स होते हैं, वो चले जाते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ, सिंटैक्स की तरफ। तो मैं उनसे पूछता हूँ जब वो मेरे पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए कि आप क्या करोगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी में हाउ आर यू गोइंग टू कैरी आउट अ रिसर्च, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी पीएचडी बाहर से है तो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। वहाँ पर जब आप जाते हो ना और आप उनके सामने कोई ऐसा टॉपिक रखते हो कि मैं लेट्स से इंग्लिश सिंटैक्स पे या इंग्लिश मॉर्फोलॉजी पे या लेट्स से सेमेंटिक्स पे काम करना चाहता हूँ या इंग्लिश की प्रैग्मेटिक्स पे काम करना चाहता हूँ, तो वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, उसकी रीज़न क्या है। याद रखें, कभी भी आप इन एरियाज में उनकी लैंग्वेज पे काम नहीं कर सकते, ये उनका मानना है। हम तो चूंकि हमारी तो लैंग्वेज नहीं है, तो हमारे यहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है, इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं बता पाते कि देखें ये एरियाज जो हैं मॉर्फोलॉजी हो गई या सेंटेक्स, ये प्योर लिंग्विस्टिक्स की साइड है। हमें अपनी लैंग्वेजेस का नहीं पता तो हम कैसे इस पर काम कर सकते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि यू शुड गो फॉर ईदर स्टाइलिस्टिक्स और डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक है, प्रैग्मेटिक्स भी कंप्लीटली इट इज़ फाइन, लेकिन आप कभी भी प्योर लिंग्विस्टिक्स की साइड को नहीं एनालाइज कर सकते, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारी है ही नहीं, फर्स्ट। ठीक है, सेकेंडली जब आप इंग्लिश टेक्स्ट लेते हो तो इंग्लिश टेक्स्ट पे तो आप डिस्कोर्स एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो बड़ी इजीली। स्टाइलिस्टिक्स भी आप ले सकते हो, कोई पोम पे अप्लाई कर लिया, ई कमिंग्स की पोम पे बड़े काम हुए हैं। ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे पोम्स हैं जिस पे काम, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री पे बड़ा काम हुआ है स्टाइलिस्टिक्स में, वो भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की साइड पे आप चले जाओ तो एक मॉडल ले लिया या एक थ्योरी ले ली, उसको आपने अप्लाई कर दिया रियल लाइफ सिचुएशन में, टीचिंग की साइड पे कर लिया, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज टीचिंग, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है एट द टेरिटरी लेवल, एट द पेरिफेरी लेवल। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टॉपिक सिलेक्शन हमेशा आपको नैरो डाउन करना पड़ता है। याद रखें, टॉपिक लेट से मैंने कोड स्विचिंग लिया, तो कोड स्विचिंग तो बहुत बड़ा एरिया हो सकता है ना। लेट से मैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स में काम करना चाहता हूँ, तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स तो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट डिसिप्लिन नाउ। साइको लिंग्विस्टिक्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो लिटरेचर में अगर मैं पोइट्री पे काम करना चाहता हूं तो लेट से मैं एक पोइट लूँगा, उस पोइट की एक पोम लूँगा या 2 पोम्स लूँगा या 3 पोम्स लूँगा या 10 पोम्स लूँगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरी पोइट्री जो उसकी है, लेट्स से W.B. यीट्स ने कितने पोम्स लिखे हुए हैं, वो सारे तो मैं नहीं कर सकता ना। इसी तरह बेकन के एसेज हैं, तो बेकन के एक ऐसे या 2 या 3 या 5 एसेज लूँगा। ये तो नहीं हो सकता कि मैं सारे एसेज कंप्लीटली मैं लेके उस पर काम करूँ। या प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, उसको अगर मैं लेता हूँ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के लिए, वो तो पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश स्टाइल में लिखी गई पोइट्री है, तो वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, उस पर स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करें। लेकिन लेट्स अज्यूम अगर मैं लेता हूँ तो उसमें से मैं 3-4 कैरेक्टर्स लूँगा ना, द नन का ले लूँगा, ठीक है, या द नाइट का ले लूँगा, इस तरह। तो आपको नैरो डाउन करना पड़ता है टॉपिक। उसके बाद वंस यू सिलेक्ट अ टॉपिक देन यू रिव्यू द प्रीवियस लिटरेचर। अब रिव्यू द प्रीवियस लिटरेचर से मुराद ये है कि जब आप प्रीवियस लिटरेचर को रिव्यू करते हो उसमें आपको पता चलता है गैप का, और आप जब गैप को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वो आपकी होती है रिसर्च गैप। उसी रिसर्च गैप की बुनियाद पे देन यू ऑप्ट फॉर दी टॉपिक जो आपने लिया होता है कि ये गैप है, इस पे काम नहीं हुआ, ये एक्सप्लोर करने के काबिल है। अ टॉपिक मस्ट बी डूएबल इनफ,
मस्ट रिमेंबर वन थिंग, बेयर दिस थिंग इन माइंड। उसके बाद जब आपने रिव्यू कर लिया, देन यू हैव टू स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम। इन सारे एलिमेंट्स पर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। रिसर्च प्रॉब्लम में आपको क्या करना होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम में आपने प्रीवियस स्टडीज को कोट करके, उनकी रेफरेंसेस दे के, और याद रखें हमेशा, लेट्स से दिस इज 2023, कोशिश ये करें कि 2021 से लेके 22 और अर्ली 23 तक जितने भी काम हो चुके हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक्स, वो आप लो। अब इससे मुराद ये है, लेट्स से आपने रिसर्च प्रॉब्लम में 2018, 19, 17, 15, 12 के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, फाइन। लेकिन ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि आप ही के टॉपिक पे काम हो चुका हो 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में। फिर क्या करोगे आप? आपका एरिया तो गया, आपने जो काम किया है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो करना क्या है फिर आपने वो रेफरेंसेस लेनी है और उनको कोट करना है जो कि रीसेंट हो, बिल्कुल रीसेंट रेफरेंसेस। उसका मतलब ये होता है, और या उसका मकसद ये होता है कि जब आप रीसेंट रेफरेंसेस को कोट करते हो तो उससे आपको पता चलता है कि जो मेरा एरिया है दैट इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। देन यू ऑप्ट फॉर दी फर्दर स्टडीज, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के बाद आपकी मैथडोलॉजी आती है। मैथडोलॉजी में आप क्या करते हो, दैट यू ट्राई टू कन्विंस the researcher, the other researchers, the juniors, the seniors, your supervisor, कि ये मैं डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं, ये मेरा मॉडल है, इस तरह की मैं सोर्सेज इस्तेमाल करूँगा। लेट से आपकी प्राइमरी सोर्सेज कौन सी हैं, सेकेंडरी सोर्सेज कौन सी हैं, उसके बाद आपकी जो अप्रोच है वो कौन सी है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। उसके बाद जो है डेटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या होंगी, क्वेश्चनियर मेथड लिया है, इंटरव्यू मेथड लिया है, या ब्लेंडेड अप्रोच है, एक्लेक्टिक अप्रोच है, कौन सा अप्रोच है वो आपने उसमें बयान करना होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कौन सा है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। फिर आती है डेटा एनालिसिस। जो आपने एनालिसिस के लिए डेटा कलेक्ट किया होता है ना, प्राइमरी सोर्सेज, जो आपका टेक्स्ट होता है, लेट्स से वो टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो मतलब आपके रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपकी स्पीचेस भी हो सकती हैं स्पोकन, ठीक है जी, वो आपकी रिटन डॉक्यूमेंट भी हो सकती है, न्यूज़पेपर से आपने आर्टिकल्स भी लिए होंगे। तो इसी तरह की वो आपने एनालाइज करनी है उसी मॉडल के मुताबिक। लेट्स से अगर आप डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हैं तो फेयरक्लॉव मॉडल है, सोशियो कॉग्निटिव मॉडल है, वेन डाइक का मल्टी मॉडल जो है मोडालिटी जो है, उसके बाद डायलेक्टल रिलेशनल मॉडल है फेयरक्लॉव का, लुईस अल्थूजर मॉडल है, ठीक है जी, रुथ वुडॉक्स मॉडल है। तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन मोस्टली चूँकि फेयरक्लॉव यूज़ होता है, मैंने खुद अपनी पीएचडी में फेयरक्लॉव 3D मॉडल का 2018 वर्जन अप्लाई किया था, और मैंने जो टेक्स्ट कलेक्शन की है वो स्पोकन है, इन स्पोकन फॉर्म वो स्पीच है, ठीक है। पॉलिटिकल स्पीचेस पे मैंने काम किया था एक पर्सपेक्टिव लेके। तो इस तरह फिर आपको एनालाइज करना पड़ा। उसकी एनालिसिस के बाद देन यू जंप टू दी कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। अब कंक्लूजन में क्या करते हैं, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन में ये होता है कि पहले आप देखते हैं कि आपकी कंक्लूजन क्या निकले। जब आपने डेटा एनालाइज किया, जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स स्टेट किए थे फर्स्ट चैप्टर में, उसको आपने आंसर करना है। वो ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करनी है और वो रिसर्च क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। उसके बाद वो आपको पता चलता है कि जो शायद अगर आपने हाइपोथेसिस लिया हो तो वो हाइपोथेसिस या तो ईदर इट विल बी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। लेकिन अगर वो डिसअप्रूव भी होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी रिसर्च ज़ाया हो गई, स्टिल यू हैव प्रूवन समथिंग, ठीक है। तो ये आपने नहीं सोचना कि अगर मैंने एक हाइपोथेसिस ली थी, या मैंने हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। एक टेंटेटिवली आप स्टेट करते हो कि जी दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये मैं करता जाऊंगा, लेक्चर्स में इस पे दूंगा, मुख्तलिफ क्या हाइपोथेसिस क्या होती है, या डिफरेंट टाइप्स की हाइपोथेसिस क्या, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है जी, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मैं करता जाऊंगा साथ साथ, लेकिन व्लॉग्स में नहीं, लेक्चर्स में। तो उसके बाद जब आप फिर रिकमेंडेशन ये है कि आफ्टर
you are done with your thesis, what do you recommend for the future researchers? आप क्या recommend करते हो? आपके ख्याल में क्या future researchers के लिए possible है related to your area? लेट्स से स्टाइलिस्टिक्स में आपने काम किया, तो फ्यूचर में अगर कोई स्टाइलिस्टिक्स की तरफ जाना चाहता है तो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं या डायमेंशंस हैं वो ले सकता है, ठीक है? इसी तरह डिस्कोर्स में क्या ले सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद रेफरेंसिंग में आपको बड़ा ख्याल करना पड़ता है। इन टेक्स्ट साइटेशन का भी आपको बड़ा ख्याल करना पड़ता है। रेफरेंसिंग में दो जो मेन यूज़ होते हैं वो हैं APA और MLA। APA यूज़ होता है मोस्टली लिंग्विस्टिक्स के लिए और MLA होता है लिटरेचर के लिए। इन पे भी मैं लेक्चर्स दूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो उसकी रेफरेंसिंग का आपको बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं आपके रिसर्च के हवाले से। कोशिश आप हमेशा यही कीजिए कि डोंट एक्ट ऑन योर विम्स, ठीक है ना? कभी भी अपने सोच के ऊपर नहीं, अपने मूड के ऊपर नहीं, बल्कि उस एरिया को सिलेक्ट करें जिस पे आपको मुकम्मल उबूर हासिल हो। लेट्स से अगर आप लिटरेचर के हैं तो अगर आपका टिल्ट पोइट्री की तरफ है तो पोइट्री की तरफ जाएं, अगर प्रोज की तरफ है तो प्रोज की तरफ जाएं, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए कि आपका टिल्ट पोइट्री की तरफ है लेकिन चूंकि आपको लगता है कि चलो प्रोज में ज़रा आसानी से रिसर्च हो जाएगा तो मैं प्रोज की तरफ चला जाता हूँ। बाज़ औक़ात प्रोज में बंदा फंस जाता है, बाज़ औक़ात पोइट्री की तरफ टिल्ट नहीं होता लेकिन एक पोइट्री आपको लेट से बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, फैसिनेट करती है, आप पोइट्री की तरफ चले जाते हो, वहाँ पर आप फिर फंस जाते हो। तो इस तरह की सिचुएशंस को आपने अवॉइड करना है। यू डोंट एक्ट ऑन योर, यू कैन से, विम्स, रादर यू शुड एक्ट फ्रॉम योर इंटेलेक्ट, ठीक है ना? उसके बाद जब आप कंक्लूजन देते हो, रेफरेंसेस देते हो, ये आपकी रिसर्च की एंड हो जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, बड़ा मेटिकुलसली हैंडल करना पड़ता है। तो आज मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना था रिसर्च के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करता हूँ कि आई शुड स्टार्ट माय लेक्चर सर्किट और साथ साथ मैं व्लॉग्स में भी आपके साथ बातचीत करता जाऊँगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।